हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू DRS के फार्मेसी। तो एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग की ठीक ही चल रही होगी और आप सभी लोग को हमारी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम एमसीक्यू की सीरीज में बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड में यूनिट सेकंड के बारे में बात कर रहेंगे। हमने यूनिट फर्स्ट से बात एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। आज यूनिट 2 में हम बात करने वाले हैं रियोलॉजी एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। तो देखिए, इसमें जो हमारा कंटेंट है इसमें हम बात करेंगे न्यूटोनियन सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में और लॉ ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए अपने अपने आंसर नोट करने के लिए और वीडियो रोक रोक के आप लोग अपना आंसर नोट करिए और फिर मैच करिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है दिस साइंस इन विच वी स्टडी द फ्लो ऑफ मटेरियल कॉल्ड। ऐसी साइंस जिसमें हम किसी मटेरियल के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंपल सा आप लोग बताइए क्या कहते हैं। राइट आंसर नोट करिए, उसे बोलते हैं रियोलॉजी। तो फर्स्ट का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रियोलॉजी। रियोलॉजी के लिए इसमें से कौन सी बात सही है आप लोग को बताना। चलिए सारे आंसर पढ़िए तब राइट आंसर बताइए। कह रहा है इट अप्लाइज ऑन लिक्विड सॉलिड एंड सेमी सॉलिड। बिल्कुल सही बात है, तीनों पर अप्लाई कर सकते हैं। बी कह रहा है इट ऑल्सो अप्लाइड टू सब्सटेंस विच हैव कॉम्प्लेक्स माइक्रो स्ट्रक्चर सच एज सस्पेंशन मड स्लज। बिल्कुल इन सब पे हम अप्लाई करते हैं। सी कह रहा है टर्म रियोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय विंगम एंड क्रॉफोर्ड। ओके, बिल्कुल इन्होंने ही टर्म रियोलॉजी दिया था। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ऑप्शन सही है, इसलिए आप लोग आंसर क्या लगा? डी वाला, ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द फ्लूइड विच ओबे। ऐसा फ्लूइड जो ओबे करे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसे क्या कहोगे? उसे हम लोग कहते हैं, बताइए राइट आंसर, बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, 3 का हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो इंक्लूड इन विच टाइप ऑफ फ्लूइड। स्यूडो प्लास्टिक फ्लो में किस टाइप के फ्लूइड आपके आते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर। इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला हो जाएगा, उसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। ओके, फोर्थ का बी वाला। यहाँ पर देखिए फ्लूइड को 2 टाइप में बांटते हैं, एक न्यूटोनियन फ्लूइड, एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा क्या कहता है? प्लास्टिक फ्लूइड आते हैं, स्यूडो प्लास्टिक आता है और डायलेंट आता है। ओके, इस तरीके से याद रखिएगा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए शियर स्ट्रेस शियर रेट रिलेशनशिप इज जनरली एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ कर्व। तो उसे हम किस कर्व से एक्सप्लेन करते हैं आप लोग बताइए। पहला करा रियोग्राम और बी करा कंसिस्टेंसी कर्व। तो दोनों एक ही बात है, तो फिफ्थ का राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू फ्लूइड डेंसिटी इज कॉल्ड। तो इसको रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे तो राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसे हम लोग बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, इसे बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, 6 का ए वाला नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दिस सीजीएस फिजिकल यूनिट फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए सीजीएस यूनिट क्या होती है? आप लोग राइट आंसर चूज करके बताइए। तो आप लोग इसका राइट आंसर निकालिए। स्ट्रोक हमारा सीजीएस यूनिट होता है, हाँ बिल्कुल होता है। सेंटीस्ट्रोक ए भी होता है, यानी ए एंड बी दोनों हमारे सीजीएस यूनिट होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। और जो हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ये हमारा एसआई यूनिट होता है। ओके, तो ये हमारा होगा नहीं, तो इसलिए 7 का सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे क्या फर्क पड़ता है आप लोग बताइए। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी डिक्रीज होती जाती है। 8 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कह रहा है द कर्व फॉर स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल रियोग्राम। स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल रियोग्राम के लिए किस टाइप का कर्व बनता है? आप लोग ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताइए। तो पहला करा स्ट्रेट एट द ओरिजिन, बी करा स्टार्ट एट द टॉप, सी करा बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एट द ओरिजिन। इसका जो कर्व बनता है ओरिजिन पे स्ट्रेट बनता है। ओके, तो 9 का हमारा ए वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ए हमारा है रियोग्राम फॉर स्यूडो प्लास्टिक कर्व। तो हमारा यहाँ देखिए ओरिजिन पे देखिए एकदम स्ट्रेट बन जा रहा है, बाद में कर्व बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन स्यूडो प्लास्टिक फ्लो एज शियर स्ट्रेस इंक्रीज। स्यूडो प्लास्टिक फ्लो में जैसे जैसे शियर स्ट्रेस हम बढ़ाते जाते हैं तो शियर रेट पे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग पढ़े होंगे तो राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए राइट आंसर बताइए क्या फर्क पड़ता है। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा सी वाला होगा। इंक्रीज तो होता है लेकिन नॉट लीनियरली नहीं बढ़ता। ओके, 10 का सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये हमारा रियोग्राम फॉर स्यूडो प्लास्टिक फ्लो में देखिए ये हमारा बता रहा है एक्सप्लेनेशन को, ग्राफ देख लीजिए एक बार कैसे ग्राफ बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है
द गिवन कर्व रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ रियोग्राम। ये जो कर्व दिया गया है ये किस टाइप का रियोग्राम दिया है, अभी तो पीछे पढ़ के आए हैं। ये हमारा किसका कर्व है, ये हमारा स्यूडो प्लास्टिक फ्लो का कर्व है, 11th का ए वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, ये हमारा देखिए स्यूडो प्लास्टिक कर्व में इसका ग्राफ हमारा ऐसे जाता है, और हमारा जो रियोग्राम प्लास्टिक मटेरियल का इसका ग्राफ देख लीजिए आप लोग, और रियोग्राम फॉर डायलेंट मटेरियल का तीनों का ग्राफ देख के आप कंपेरिजन कर लीजिए, तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और 12th कह रहा है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो इज एक्सिबिटेड बाय। जो स्यूडो प्लास्टिक फ्लो होता है किसके द्वारा एक्सिबिट किया जाता है, आप लोग को राइट आंसर बताना है। चलिए इसमें से राइट आंसर बताइए। पहला क्या है, सॉल्यूशन ऑफ म्यूसिलेज एंड गम, बी है सेकेंड जेलीज, सी है लोशन, डी है विस्कस पेस्ट। इसमें से राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, 12th का ए वाला हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ म्यूसिलेज एंड गम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्लास्टिक फ्लो इज एक्सिबिटेड बाय। जो प्लास्टिक फ्लो होता है किसके द्वारा एक्सिबिट यानी शो किया जाता है, तो ऑप्शन देखिए, करा पहला करा पेंट एंड ऑइंटमेंट के द्वारा, हाँ बिल्कुल ये शो करते हैं। दूसरा करा बी वाला जिंक इन मिनरल ऑयल एंड डिफिनिट पेस्ट, बिल्कुल इसमें भी करते हैं। एंड सी करा कंसंट्रेटेड ऑइंटमेंट सस्पेंशन पेस्ट एंड जेल, बिल्कुल ये सारी बातें सही है प्लास्टिक फ्लो के लिए। तो 13 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द गिवन इक्वेशन फॉर स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। नीचे स्यूडो प्लास्टिक फ्लो के लिए गिवन इक्वेशन FN इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है, इसके इस विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जी अब यहाँ पूछ रहा है यहाँ पर n, अगर इसमें से जो n है an इसको ग्रेटर देन 1 कर दे तो स्यूडो प्लास्टिक फ्लो में क्या फर्क पड़ेगा, आप लोग को बताना है। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, हमारा राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ग्रेटर प्लास्टिक फ्लो ऑफ मटेरियल जो होगा बढ़ जाएगा। ओके, और अगर क्वेश्चन पूछ ले अगर ये n इक्वल टू 1 कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आप लोग याद रखिएगा, अगर यहाँ n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये हमारा न्यूटोनियन फ्लो को फॉलो करेगा। इसका राइट आंसर तब सी वाला डी वाला हो जाएगा, सिस्टम में न्यूटोनियन हो जाएगा। ओके, तो 14 का राइट आंसर अभी n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम ए वाला लगाएंगे, ग्रेटर प्लास्टिक फ्लो ऑफ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्रीप टेस्ट इज यूज्ड टू इवेलुएट विस्कोइलास्टिसिटी ऑफ। क्रीप टेस्ट किसकी विस्कोइलास्टिसिटी को इवेलुएट करने के लिए करते हैं, राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, इमल्सन, लोशन। चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा हमारा बी वाला ऑइंटमेंट होगा, नोट कर लीजिए 15 का बी। नेक्स्ट 16 कह रहा है द गिवन इक्वेशन फॉर डायलेंट फ्लो। ये डायलेंट फ्लो के लिए इक्वेशन दिया गया है। अब कह रहा है अगर इसमें n इक्वल टू लेस देन 1 कर दें तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर n इक्वल टू लेस देन 1 करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, डिक्रीज एज द डायलेंसी इंक्रीज। ओके, तो 16 का हमारा ए वाला राइट आंसर। अब इसमें भी अगर n इक्वल टू 1 कर देंगे तो हमारा सिस्टम न्यूटोनियन हो जाएगा। ओके, अभी लेकिन n इक्वल टू लेस देन 1 हमारा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, 16 का ए, नोट करिए। नेक्स्ट 17 कह रहा है फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन एक्सिबिट द फ्लो ऑफ ए टाइप। जो फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं किस टाइप के फ्लो को शो करता है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। हमारा शो करता है प्लास्टिक फ्लो को, तो 17 का सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 18 कह रहा है deflocculated suspension with high concentration of dispersed solid exhibit which type of flow। तो आप लोग को राइट आंसर बताना है। इसके लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से राइट आंसर चूज करिए। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायलेंट फ्लो को। ओके, तो 18 का हमारा हो जाएगा ए वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डायलेंट मटेरियल आर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड। डायलेंट मटेरियल को हम फ्रिक्वेंटली क्या कह सकते हैं, हम लोग ने क्या कहते हैं, राइट आंसर जल्दी से बताइए। उन्हें बोलते हैं बी वाला राइट आंसर, शियर थिकनिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके, 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है थिक्जोट्रॉपी इज विच टाइप ऑफ सिस्टम। जो थिक्जोट्रॉपी होता है किस टाइप का सिस्टम होता है, जल्दी से ऑप्शन देखिए। इसका कह रहा शियर थिनिंग सिस्टम, बी कह रहा शियर थिकनिंग सिस्टम, सी कह रहा बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला हो जाएगा, शियर थिनिंग सिस्टम, 20 का ए, नोट करिए। नेक्स्ट 21 कह रहा है द रियोग्राम ऑफ थिक्जोट्रॉपिक मटेरियल डिटरमाइंड बाय। तो चलिए इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए कह रहा ड्यूरेशन थ्रू विच सैंपल इज एक्सपोज टू एनी वन शियर रेट, बिल्कुल सही बात है। सी बी कह रहा है रेट एट विच शियर इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी बात सही है, यानी दोनों बातें सही हैं। ओके, तो 21 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, नोट करिए। नेक्स्ट 22 कह रहा है द आइसोथर्मल एंड मॉडरेटली स्लो रिकवरी ऑन स्टैंडिंग ऑफ मटेरियल ऑफ विच स्टेबिलिटी लॉस्ट ऑइंग टू सीरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसकी डिफिनेशन को बता रहा है, हमारा बता रहा है थिक्जोट्रॉपी को। 22 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट 23
कह रहा है नेगेटिव थिगोट्रॉपी इज आल्सो नोन एज, जो नेगेटिव थिगोट्रॉपी होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताइए। नेगेटिव थिगोट्रॉपी को हम लोग बोलते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेगेटिव थिगोट्रॉपी को हम लोग बोलते हैं एंटी थिगोट्रॉपी को। ओके, 23 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी वाला, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 24। 24 कह रहा है it is a phenomena in which gel formation takes place more readily when gently shaken is known as, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं, राइट आंसर जल्दी से बताइए, इसको हम बोलते हैं बी वाला, रियोफेक्सी बोलते हैं। ओके, 24 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 कह रहा है सीडोप्लास्टिक फ्लो इज आल्सो नोन है, सीडोप्लास्टिक फ्लो को और हम किस नाम से जानते हैं, तो सीडोप्लास्टिक फ्लो को हम लोग किस नाम से जानते हैं, राइट आंसर जल्दी से बताइए, इसको हम जानते हैं, बताइए, सी वाला, सीयर थिनिंग सिस्टम से। 25 का सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 26, टर्म रियोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय, रियोलॉजी का टर्म किसने खोजा था। अभी जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसमें टर्म बताया गया था, अगर आप लोग को याद होगा तो बताइए जल्दी से याद करके। हमारा टर्म रियोलॉजी दिया था बिंगम एंड क्रॉफोर्ड ने। 26 का ए वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट 27, 27 कह रहा है द रियोग्राम ऑफ थिगोट्रॉपिक मटेरियल विथ हिस्टेरेसिस लूप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अप कर्व इज कॉल्ड, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से डिफिनीशन को बताइए और राइट आंसर चूज करिए। इसे हम लोग बोलते हैं बल्ज बोलते हैं। ओके, 27 का डी वाला हो जाएगा, नोट करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है एक्सप्लेनेशन, ए रियोग्राम है थिगोट्रॉपिक मटेरियल शोइंग ए बल्ज, ये हमारे बल्ज के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट है 28, 28 कह रहा है द रियोग्राम ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड थिगोट्रॉपिक मटेरियल द बल्ज कर्व एक्चुअली डेवलप इनटू, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका हो जाए सी वाला, इसे बोलते हैं स्पर। ओके, 28 का सी। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यह है रियोग्राम ऑफ थिगोट्रॉपिक मटेरियल शोइंग ए स्पर वैल्यू। ओके, देख लीजिए। नेक्स्ट है 29 कह रहा है द गिवन रियोग्राम कर्व फॉर, ये जो कर्व दिया गया है किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग को राइट आंसर बताना है। तो हमारा एंटी थिगोट्रॉपिक मटेरियल को रिप्रेजेंट तो कर ही रहा है, साथ में नेगेटिव थिगोट्रॉपी इसी को बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बोथ ए एंड बी। 29 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 30, 30 कह रहा है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो कैसे किस इफेक्ट के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, जल्दी से राइट आंसर बताइए। हम इसको इफेक्ट करते हैं, 30 का राइट आंसर सी वाला जाएगा, आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा। ओके, 30 का सी, नोट करिए। नेक्स्ट 31 कह रहा है ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर किसका एग्जाम्पल है, अगर आप लोग को याद होगा, पढ़े होंगे तो जो बिल्कुल याद होगा, इस हमारा एग्जाम्पल है किसका, बी वाला, रोटेटिंग स्पिंडल विस्कोमीटर का। 31 का बी। नेक्स्ट 32, 32 को रहा विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं, आप लोग ऑप्शन देखिए। कैपिलरी विस्कोमीटर का यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। फॉलिंग स्पीयर विस्कोमीटर का भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कप एंड बॉब विस्कोमीटर का तो करते ही हैं, इसलिए आप लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे डी वाला, ऑल ऑफ दी एबव, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट 33, 33 का विच विस्कोमीटर इज यूटिलाइज फॉर हाईली विस्कस फ्लूइड दैट इज मेथिल सेलुलोज डिस्पर्जन, तो बताइए किस विस्कोमीटर का यूज करेंगे, आप लोग जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर नोट करिए, बता रहे हैं ए वाला, कैपिलरी विस्कोमीटर हो जाएगा। 33 का ए। नेक्स्ट 34, 34 कह रहा है होपलर फॉइलिंग स्फीयर विस्कोमीटर आल्सो कॉल्ड एज, अब इस विस्कोमीटर को हम किस नाम से जानते हैं, आप लोगों को याद होगा, इसको जानते हैं हम फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर के नाम से। 34 का इसलिए राइट आंसर बी वाला लगा लीजिए। नेक्स्ट 35, 35 का रहा है वर्किंग ऑफ फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर इन्वॉल्व, अब आपको बताना फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर में किस वर्किंग लिए क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसमें ग्लास इन्वॉल्व होता है, याद करिए, हाँ बिल्कुल इन्वॉल्व होता है, या स्टील बॉल भी इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। 35 का सी। नेक्स्ट 36 कह रहा है द मटेरियल विच एक्सिबिट बोथ विस्कस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नोन एज, तो इसे मटेरियल को किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, जल्दी से बताइए राइट आंसर। इसे जानते हैं हम लोग विस्को इलास्टिक नाम से। ओके, 36 का बी। नेक्स्ट 37, 37 कह रहा है विच इज विस्कस इलास्टिक मटेरियल, इसमें से कौन सा विस्को इलास्टिक मटेरियल है, राइट आंसर जल्दी से बताइए। एक कह रहा है लोशन एंड क्रीम, बिल्कुल होता है। ब्लड भी होता है, हमारा स्पूटम भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी वाला, ऑल ऑफ दी एबव। ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिए, आपको एमसीक्यू जरूर आएंगे इस वीडियो से। ओके, 38,
38 कह रहा है द बिहेवियर ऑफ ए सेमी सॉलिड बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डैश पॉट एंड स्प्रिंग व्हेन डैश पॉट एंड स्प्रिंग आर कंबाइंड इन सीरीज। तो इसे क्या कहेंगे? ये पूरी डिफिनीशन किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर आप लोग याद होगा ये पूरी डिफिनीशन हमारा मैक्सवेल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 38 का सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलता है 39 कर रहा व्हेन ए डैश पॉट कंबाइन इन पैरेलल। अब इसमें पैरेलल बोल दिया विथ हुक स्प्रिंग, तो इट इज यूजफुल इन मॉडलिंग विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी, जिसे क्रीप भी बोलते हैं। इसे हम इसका किसकी डिफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डी वाला वॉइस्ड एलिमेंट को। 39 का डी। नेक्स्ट है 40 पढ़िए। कह रहा दी अल्ट्रेशन इन द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी ओइंग टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स कॉल्ड। तो इससे हम क्या कहते हैं? जब किसी का बॉडी का शेप एंड साइज को अल्टर करते हैं, बिल्कुल उससे शेप एंड साइज को अल्टर करने को एक इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं, जिसे बोलते हैं डिफॉर्मेशन। 40 का हमारा ए वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट है 41 कह रहा है ए परमानेंट मॉडिफिकेशन इन दी शेप और साइज ऑफ ए सॉलिड बॉडी डिप्रिव्ड ऑफ एनी फ्रैक्चर टू ए बॉडी। मतलब इसका डिफॉर्मेशन तो हो रहा लेकिन परमानेंटली हो जा रहा, तो इस टाइप के डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। 41 का बी वाला नोट करिए। नेक्स्ट 42 कह रहा है शॉर्ट टर्म मटेरियल शेप डिफॉर्मेशन विच इज सेल्फ रिवर्सिंग subsequently eliminating the load or force called। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसे बोलते हैं 42 का राइट आंसर नोट करिए, सी वाला इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 43 का रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इन्वॉल्व इन डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के लिए कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होता है? जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसमें पहला करा स्टैटिक और स्टैटिक दो स्टैटिक तो इन्वॉल्व होता है, ये हमारा तो सही है। बी वाला करा स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ये भी इन्वॉल्व होता है, शियर भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट है 44 कह रहा है the deformation in term of relative displacement of the particle comprising the body called। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? 44 का राइट आंसर बताइए। 44 का ए वाला जगह स्ट्रेन। नेक्स्ट है 45 कह रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड इज। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हम लोग क्या कहते हैं? कैसा होता है? हमारा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब तो हमारा हो जाएगा लीनियर। 45 का सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 46 विच ऑफ द फॉलोइंग रोटेशनल विस्कोमीटर। इसमें से कौन सा रोटेशनल विस्कोमीटर होता है? राइट आंसर बताइए। कैपिलरी विस्कोमीटर हमारा रोटेशनल तो नहीं होती है। कप एंड बॉब हमारा रोटेशनल होता है, बिल्कुल। कोन एंड प्लेट भी रोटेशनल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लो। रोटेशनल विस्कोमीटर दो टाइप्स के होते हैं, कप एंड बॉब विस्कोमीटर। कप एंड बॉब विस्कोमीटर दो टाइप के होते हैं, काउटी टाइप और एक होता है शेरले टाइप। काउटी टाइप में आपका होता है मैक माइकल विस्कोमीटर, शेरले टाइप में होता है स्टॉर्मन विस्कोमीटर एंड ब्रोकफील्ड विस्कोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपको। बी वाला करा सेकंड कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, इसमें आता है फेरेंटी शेरले विस्कोमीटर। ओके, इस तरीके से क्लासिफिकेशन देख लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 47 कह रहा है द लॉ स्टेटेड दैट इन एन इलास्टिक मेंबर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हुक्स लॉ। 47 का बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 48 का रहा व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। इस फिनोमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से देखिए, इसे बोलते हैं पॉइजन रेशियो। तो 48 का डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 49 कह रहा है प्रोग्रेसिव परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड। मतलब प्रोग्रेसिव और परमानेंट डिफॉर्मेशन हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्रीप बोलते हैं। 49 का सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक मॉडुलस बोलते हैं। तो 50 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इस तरीके से हमारे यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट यूनिट में यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, अपने से भी अच्छे से रिवीजन करते रहिए और अब लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी हम 5th सेमेस्टर के भी एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे और उससे रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को इस चैनल से जुड़ना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना होगा। ओके, तो तब तक आप लोग को अपना स्टडी के लिए तैयार हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।